अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, अफगान तालिबान रजीम अब सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा बल्कि आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान आज फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान समेत दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों का महफूज गढ़ बन चुका है, जहाँ से दहशतगर्दी की आग पूरे खित्ते और दुनिया में फैल रही है। 26 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में एक अफगान नयाद शख्स का मुलविस होना इस बात का खुला सबूत है कि तालिबान की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली सोच अब आलमी सलामती के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। तालिबान की नाम नेहाद हुक्मरानी दरअसल जब्र, खौफ और इंतहा पसंदी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। खवातीन की तालीम पर पाबंदी, इजहार राय का गला घोंटना और बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियां अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। अफगान अवाम की जिंदगियां तालिबान की सफाक पॉलिसीज की भेंट चढ़ चुकी हैं। बेरोजगारी, भूख और मौशी बदहाली ने हजारों खानदानों को जिंदा दरगोर कर दिया है, जबकि तालिबान इक़्तिदार के नशे में दुनिया से कटते जा रहे हैं। अक़वाम आलम के सामने अब तालिबान के चेहरे से नकाब उतर चुका है। इसी तनाजुर में अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकना ये वाज़ेह मैसेज देता है कि दुनिया अब तालिबान के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले खतरात को बहुत संजीदगी से ले रही है। ये फैसला तालिबान की आलमी सतह पर बढ़ती हुई जगहसाई और सियासी तन्हाई का मुंह बोलता सबूत भी है। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम इसी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान की खामोशी और भारत की प्रॉक्सी जंग खित्ते के लिए भी संगीन खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो सरहद के अंदर हो या फिर सरहद पार से हो। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दी के खूनी वार का शिकार है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर हमला हो या बन्नू में पुलिस गाड़ी पर मुसल्ला हमला, ये सब वाकयात एक ही दरिंदा सिर्फ सोच की कड़ियां हैं, जिसके पीछे अफगान सरजमीन से पलने वाला और भारतीय सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाला दहशतगर्द नेटवर्क कार फरमा है। असिस्टेंट कमिश्नर और ASI समेत मुतअद्दिद एहलकारों की शहादत और फोर्सेस पर हमला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दुश्मन अमन से खाइफ है, इसलिए वो रियासती इदारों को निशाना बना रहा है। अब करना क्या है, सवाल ये है जो पैनल के सामने रखेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वतन अजीज़ के सियासी दर्जा हरारत की। बानी PTI से उनकी बहन उस्मा खान ने मुलाकात की है। सियासत के बाजार में गर्म तमाम अफवाहों पर पानी फिर चुका है, मगर असल सवाल अब ये नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं। असल सवाल ये है कि PTI का अगला लाहे अमल क्या होगा, उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्या प्लान वो कर रहे हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे और IR एक्सपर्ट उस्मान शाही साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जनरल साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले हम अफ़गान तालिबान रजीम की बात करते हैं। सर, अब ये जो रजीम है ये सिर्फ इलाकाई मसला नहीं रहा, एक मुल्क का मसला नहीं रहा, बल्कि अब ये संगीन आलमी मसला बन चुका है। इसके साथ साथ ये जो रजीम है ये ना सिर्फ दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है, बल्कि अफ़गान अवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये अफ़गान अवाम जिस सूरत हाल का शिकार हैं, जिस कस्म पुरसी का शिकार हैं, बेरोज़गारी है, मौशी तबाही है, तालिबान रजीम का नाकाम जो हुक्मरानी का पैटर्न है ये इसका वाज़ेह सबूत है। सर, इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मच कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आपने अपने प्रेमिस में बहुत अच्छा कवर किया है कि मैं कहना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है वो इस प्रोसेस में खुद एक ग्रेवयार्ड बन गया है। 2001 में जब अमेरिका आया था यहाँ पे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम करने, तो उस वक्त यही चैलेंज था कि अफ़गानिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट थी जहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था और दहशतगर्द इस जगह को इस्तेमाल कर रहे थे, इस सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे बाहर जो है वो दहशतगर्दी फैलाने के लिए इन एंटायर वर्ल्ड। 20 साल अमेरिका यहाँ पे लड़ा और एक बहुत ज़्यादा कामयाबी उसने नहीं समेटी, लेकिन उन्हें यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। और उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ये अफ़गानिस्तान दोबारा से दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बने। हम ये फॉर्चुनेटली फिर उसी तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। अमेरिका जो है वो तो एक डिस्टेंट पावर है और वो यहाँ से कोई कामयाबी लेकर नहीं निकला था। अमेरिका को भी दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी का सामना है। ये जो नेबरिंग कंट्री है ताजिकिस्तान, दूसरी तरफ उन्होंने भी कुछ चाइनीज़ वहाँ पे नेशनल उनको वो दहशतगर्दी का निशाना बने।
तो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान फिर जो है वो दहशतगर्दी का एक जरिया बन रहा है नेबरिंग कंट्रीज में और इवन आउटसाइड वर्ल्ड में। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जो ओपिनियन है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लिए इस खित्ते बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। सही। और इसके लिए चाइना की इन्वॉल्वमेंट, रशिया की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान, ईरान और टर्की की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इंस्टेबिलिटी से अफगानिस्तान से। दूसरा, जैसे आपने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से अफगानिस्तान के जो अवाम है वो बुरी तरीके से पिस रहे हैं। जब पाकिस्तान के साथ ये मसले इनकी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, अमन नहीं आ रहा, तो शायद खुर्दनोश जो है वो वहाँ पे बहुत महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान के थ्रू जो उनकी ट्रेड है वो बंद है। तो मुझे मेरी ख्वाहिश है कि अफगान रजीम ये रियलाइज़ करे और जेन्युइन डिमांड्स जो पाकिस्तान की और आउटसाइड वर्ल्ड की है उनको पूरा करे, उनको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि इस खत्ते में और आउटसाइड वर्ल्ड ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ना हो। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। माजिद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। माजिद निज़ामी साहब, अफगान तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए कितना बड़ा संगीन ख़तरा है? इससे निपटने के लिए अब करना क्या है? क्योंकि सर अगर बात सिर्फ पाकिस्तान की होती तो शायद दुनिया उस तरह से ना लेती, लेकिन अब आग दूसरी ममालिक में भी फैल चुकी है। अमरीका इससे मुतासर हो चुका है। सर, अमरीका में हमला होने के बाद और अफगान शहरी के मुलविस होने के बाद सूरत हाल किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान की जो गैर मुस्तहकम नौइयत की सियासत है और वहाँ की रियासत है वो काफ़ी मसाइल का शिकार है और उसकी वजह से दुनिया भी खासी परेशान है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर वहाँ की स्टेबिलिटी को इंश्योर ना किया गया तो आलमी अमन को संगीन खतरात बिल्कुल लाहक हो सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की वो तमाम रिपोर्ट्स जो मॉनिटरिंग ग्रुप्स अफगानिस्तान को वॉच कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स की जो डिटेल है उसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर दाइश भी मौजूद है, अलकायदा भी मौजूद है, जो मशरिकी तुर्किस्तान के जंगजू थे वो भी मौजूद है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए जो लोग ख़तरा है, कलदम TTP और कलदम जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उनकी जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, उससे हमारे नुकसानात में इजाफा हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान जो दहशतगर्दी का गढ़ बनता जा रहा है, उससे निपटने के लिए हमें ज़्यादा बेहतर प्लानिंग की इसलिए ज़रूरत है कि हम उसके साथ एक नेबरिंग कंट्री हैं और हमने बदकिस्मती से पिछले 20 से 25 साल में वहाँ के मौजूदा हुक्मरानों का दिल खोलकर साथ भी दिया है। तो इसलिए हमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हमें नेबरिंग कंट्री होते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि हमारे पर उसका जो डैमेज है या नुकसान है वो कम से कम हो सके। ठीक है। और दूसरा ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जिसमें गैर मुस्तहकम और नापायदार किस्म की जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं और हम एक दफ़ा किसी कुव्वत को आसमान पे पहुंचा देते हैं, फिर उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। जब तालिबान आए तो हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने कहा कि जी खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, इस तरह करके उसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक गैर संजीदापन की निशानदही भी करता है कि या तो हम जिसको दोस्त बनाते हैं उसको फिर हम आसमान पे पहुंचा देते हैं और फिर जब उसको हम दुश्मन बनाते हैं तो हम उसको ज़मीन से भी नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए जो पॉलिसीज़ हैं उनका स्टेबल होना, ठीक है, उनका पायदार होना और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनना बहुत जरूरी है, ताकि ये हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद हमें एक नई जंग का सामना ना हो, बल्कि हमें पता हो कि कौन दहशतगर्द है और कौन जो है वो टेररिस्ट है। ये जो गुड और बैड की पॉलिटिक्स हमने 20-25 साल खेली है, मेरा ख्याल है अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। उस्मान शाहिद साहब पॉलिसीज का जिक्र कर रहे हैं। माजिद निज़ामी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अफगान तालिबान रजीम बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है बीइंग अ नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान की, और अभी जो मामलात भी हमारे चल रहे हैं। उस्मान साहब, हमने क्या इनसे बचने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, आप उन पॉलिसीज़ को दुरुस्त समझते हैं या उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, और क्या उन पॉलिसीज़ पर हम अमल भी कर रहे हैं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए?
मेरे ख्याल में टू लेट और टू लिटिल है। जिस तरह माजिद निजामी साहब ने बात की है कि हमें जो है ना एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हमारी पॉलिसीज जो है नी जर्क रिएक्शन है, और हमने अफगानिस्तान से मुतालिक जिस तरह से माजिद निजामी साहब ने बड़े कम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर बताया कि हमें एडहॉक बेसिस के ऊपर नहीं मामलात को आगे लेके चलना, कि हम एक दिन हम अफगानिस्तान के तालिबान के रिस्पॉन्स के ऊपर जो है अपना सारा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के कैंप को ज्वाइन कर लिया। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर हम उसी वक्त बना सकते हैं कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड होंगे। स्पेशली जो हमारा एरियाज हैं अपना, अगर हम बात करें यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, उनकी लीडरशिप जो है उसको उसका सिंक्रोनाइज्ड होना इस्लामाबाद के साथ, और हमारे जो आप कह लें कि सिक्योरिटी अपना मामलात है उनके साथ उस अपना लेवल के ऊपर जो है वो कोहेरेंट मैनर के अंदर चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए उनका ऑन बोर्ड होना, उनको स्टेक होल्डर के तौर पे देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी ये है कि हम नेबर्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वी कैन चेंज अवर एनिमीज बट नॉट नेबर्स है। तो मेरे ख्याल में हमने जो 2 दफ़ा बाकायदा संजीदा कोशिशें की हैं उनको एंगेज करने की, कतर और तुर्की के अंदर है, वो तो बिल्कुल डिफ्यूज हो गया है, क्योंकि तालिबान जो है वो डेविएट नहीं कर रहे अपना जो उनका मौकफ है, और उससे नो डाउट जो खुद वहाँ की आवाम है वो सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा। एक तो इंटरनेशनली पराया स्टेट्स है, और उनसे मुतालिक सेंट्रल एशिया के भी कंसर्न्स हैं, चाइना के कंसर्न्स है वहाँ के ऊपर कि किस तरीके से वहाँ से एक अपना जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो उनके नॉर्थ वेस्ट को हिट कर रहा है चाइना के। तो मेरे ख्याल में नो डाउट एक ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो फ्रेमवर्क बनाने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, बजाय कि तालिबान के साथ फिर हम नेगोशिएट करें कि। और मुझे लगता है कि हमें आयरन फिस्ट के साथ और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अब उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि जो एक ऐसी दुनिया में जिसमें वॉर एयर पावर के थ्रू होती है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बजाय कि हमारा फौजी नौजवानों का खून इस तरह ज़ाया हो, बहता रहे, हम ब्लीड होते रहें। मैं अब थोड़ा सा क्विकली जो है बहस को लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि लखनवाल का केस जो है वो भी हम डिस्कस करें अमेरिका में। हमें उसे सिंगल आउट नहीं करना, हमें उसको होलिस्टिक वे के अंदर देखना है। ये वही ग्रुप है, ग्रुप का पार्ट था 0 यूनिट का जो सीआईए का एसेट था। इन्होंने तालिबान कमांडर को ट्रैक करके हंट किया वहां के ऊपर, और 2021 में ये अलाइज ऑपरेशन, अलाइज वेलकम ऑपरेशन और एंड्यूरिंग जो बाद में वेलकम ऑपरेशन उसके तहत अमेरिका लेके गए थे। इसको देखने का जो एक मजहबी तासुर अमेरिकन दे रहे हैं कि अल्लाह अकबर का नाम लेके उसने किया था, मेरे ख्याल में इसे देखने का इंसानी पहलू, नफ्सियाती पहलू, वहां पे माशी पहलू भी है। आप इस सारी बहस को जो अमेरिका में इमिग्रेशन से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी की है, जिसके नारे के ऊपर वो गवर्नमेंट लेके आए हैं, सोमालियंस को गार्बेज कह रहे हैं, लीचीज कह रहे हैं, मुसलमानों को डिमोनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। यही सवाल मैं रखना चाहूंगी समरेज सालिक साहब के सामने। समरेज साहब, अमेरिका ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी बनाई गई हैं, पॉलिसीज़ को सख्त कर दिया गया है। पाबंदियां जो लगाई गई हैं उसमें ईरान भी शामिल है जिस पे पाबंदी लगाई गई है, अफगानिस्तान तो है ही है। सर, सवाल यहाँ पे ये है कि अफ़गानिस्तान जो आलमी कलदम तंजीमों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है, एक्शन इसके ख़िलाफ़ किसने लेना है, कब लेना है, और क्या अमेरिका ने ये जो एक्शन लिया है क्या ये हम नुक्ता आगाज़ समझें? जवेरिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं इसको अमेरिका की एक नाकामी देखता हूँ कि वो लोग जिनको वो अपने साथ ले गया उन्हीं में ही कुछ ऐसे लोग इमर्ज हो रहे हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ा और जो रिजल्ट था वो स्टेबिलिटी नहीं था बल्कि इंस्टेबिलिटी था। मेरे नज़दीक हमने ये स्ट्रेटजी लड़ाई वाली बहुत अरसा से इसको ट्राई कर लिया, और चाहे यहाँ पे सोवियत यूनियन आया, डिसइंटीग्रेट होके वापस गया, या फिर अमेरिका आया, शिकस्त खा के वापस गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, कि लड़ाई एक सोल्यूशन नहीं है। और लड़ाई से अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती होती तो इससे पहले उन्हें कामयाबी हो जाती। आगे जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी डिज़ायर है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते को अपनाया जाए, और उसके प्रोस्पेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं इस रीजन में। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, उसके लिंकेजेस अफगानिस्तान के साथ बात करें, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल देन एनी टाइम इन द पास्ट। क्योंकि जो चाइना के एम्बिशन इस रीजन में, सी पैक एंड रेस्ट ऑफ द एम्बिशन, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए। और मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है,
आज या कल चाइना का जो एम्बेसडर है वो वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर से मिले हैं, क्योंकि जो ताजिकिस्तान बॉर्डर के ऊपर उनका इशू है, 5 या 10 चाइनीज जो है वो मारे गए हैं इसी टेररिज्म की वजह से। तो इस इशू के ऊपर अब चाइना जो है वो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो मेरे नजदीक जरूरी है कि अभी हम यूएस के ऊपर रिलाय ना करें स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में, बल्कि वो रीजनल कंट्रीज जो कि अफगानिस्तान में जो बदअमनी है उससे डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होते हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, इन मुल्कों को आपस में हाथ जोड़ने पड़ेंगे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, नॉट थ्रू फाइटिंग बट थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो आपने एक्शन की बात की है, मेरी बहुत बड़ी एक राय है कि दोबारा से अमेरिका कहीं ये ऑप्शन ना चूज करे कि वो दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दे अफगानिस्तान में। आप यकीन करिए कि मेरी असेसमेंट में वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगा और पाकिस्तान पर्टिकुलरली बीइंग अ नेबरिंग कंट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। सर, आप क्या देखते हैं, ऐसा हो सकता है, इम्कानात हैं? देखिए, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बगराम बेस का जिक्र कर चुके हैं, वो लेना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो कैसेस बलाए जस्टिफिकेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एक तरफ ट्रंप ये चाह रहे हैं कि वो लड़ाइयां खत्म करें, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो पॉलिसीज हैं वो लड़ाइयां जो बढ़ा रही हैं, चाहे वो वेनेजुएला है, सूडान है, चाहे वो नाइजीरिया है, चाहे ना भी अफगानिस्तान है। तो एक तरफ वो चाहते हैं कि लड़ाइयां कम की जाएं, दूसरी तरफ उनकी पॉलिसीज जो है वो नई लड़ाइयों का जो है वो इंडिकेट करती हैं। सो पॉसिबिलिटीज आउट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अमेरिका डिटरमिन्ड है कि उसने बगराम बेस लेना है तो फिर किसी भी से वो लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट मैं ये विश करूंगा कि नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें दे शुड जॉइन हैंड्स। ठीक है माजिद साहब, आप इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस तरह से कर सकता है जो इशारा दिया है सालिक साहब ने? जी बिल्कुल, ये बात रीजनेबल इसलिए है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस खित्ते में खासा कम हो चुका है, और जिस तरह से दाइश खुरासान को एक थ्रेट समझा जा रहा था और जिस तरह उसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई इराक में, शाम में और अफगानिस्तान में, उसके बाद अब फिल वक्त जितनी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं या जो थिंक टैंक्स के रिव्यूज हैं, उसमें दाइश को इतना बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए अमेरिका और यूरोप की जो दिलचस्पी है वो इस खित्ते में खासी कम हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की बिल्कुल दिलचस्पी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, उनके स्टेक्स हैं यहाँ पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। दूसरा ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो इस सारे मामले को मीडिएट करें, क्योंकि ये सारा जो पीस प्रोसेस रहा है और उससे पहले भी अफगान जितने भी इश्यूज थे उसके अंदर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आलमी ताकतों की जानिब नजर रखने की बजाय, उनकी पॉलिसी का इंतजार करने की बजाय हमें इस चीज को खुद डील करना होगा, क्योंकि हमने अब ईरान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ और चीन के साथ मिलकर एटलीस्ट इस चीज को मैनेज करना है, क्योंकि ईरान और ताजिकिस्तान और चीन फिल वक्त इन तीनों के साथ हमारी कोई ऐसी बड़ी मुकासमत या कशीदगी नहीं है। सही। तो इसलिए इस सारे मामले के अंदर तालिबान को एंगेज करने के लिए, खा वो मिलिट्री के जरिए हो, खा वो डिप्लोमेसी के जरिए हो, खा वो किसी सॉफ्ट पॉलिसी के तहत हो या हार्ड के साथ, इन सारे मामलात में जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका ऑन बोर्ड होना इसलिए जरूरी है कि फिर किसी न किसी मुल्क के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आएगा। तो चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त अफगान मुहाजिरीन का मसला भी है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान ज्यादा नाराज है, गुस्से में है, तो उसका इम्पैक्ट या उसका रिएक्शन हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है उस्मान साहब, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान की इनका अलायंस अगर बन जाता है तो कितना स्ट्रॉन्ग अलायंस ये होगा, और ये अलायंस बनाने के लिए पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना है? मेरे ख्याल में हमारे पास जो है अवेलेबल फोरम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन के अंदर बड़ी एम्पावर्ड है इस हवाले से, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। हमारी टेररिज्म के हवाले से हमने उसे मैनेज किया, इस मैनेज को हमारी एक्सपर्टीज है, ताशकंद के अंदर हेडक्वार्टर है उनका, जो मसला है बहुत बड़ा, और अफगानिस्तान को लेके काफी ज्यादा कंसर्न शो किया है चाइना ने, ताजिकिस्तान की अभी आपने बात की,
इंडिया वहां से ऑपरेट करता था। इंडिया की वाहिद जो मिलिट्री बेस थी अपने कंट्री से बाहर, वो ताजिकिस्तान में थी, जो खत्म हो गई हुई अभी रिसेंटली। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो चाहता है डेवलपमेंट है, काबुल जो है तरक्की के रास्ते का दरवाजा है, लेकिन वहां पे बैठा जो इस वक्त रजीम है, जिसे ना डोमेस्टिक लेवल पे लेजिटिमेसी हासिल है, ना इंटरनेशनली वो रिकग्निशन है उनकी, वो मेरे ख्याल में उनका इंटेलेक्ट या उनका एक्यूमन जो है वो राह रास्त पे नहीं है इस वक्त है। जैसे हमने बात की कि 2 दफा पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल एग्जॉस्ट किए, उन्हें इंगेज किया, अपने जो इस्लामी ब्रदर्स हैं कंट्री हैं उनको इंगेज करके, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है दे सीम टू हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनीथिंग। और हमारे नौजवान जो हमारी फौजी हैं वो उनका ब्लीड हो रहा है। तो ओआईसी का एक बड़ा पोटेंशियल फोरम है, हम उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अभी 2 महीने पहले मॉस्को का बड़ा इंटरेस्ट है, काबुल के अंदर है, चाइना के वहां पे ना सिर्फ इंटरेस्ट है, एम्बेसीज एक्टिव है वहां के ऊपर, और चाइना अपने फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज है बीआरए प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना चाह रहा है। पिछले साल अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ने सीपैक में शामिल होने की ऑफर दी थी। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से वो सोच नहीं पा रहे तालिबान जो है। वो जो दूसरी जनरेशन भी उनकी आई है वो भी उसी तरीके से सोच रही है जिस तरीके से पहले थे। वो लड़ने झगड़ने के ऊपर ही सारा जो है वो अपना उनका नैरेटिव एक तरह से बिल्ड किया है, जबकि वो बात तो कर रहे हैं डेवलपमेंट की इंडिया से। तो मेरे ख्याल में जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ, जिनके नेबर कंट्रीज के साथ बॉर्डर इश्यूज है, ना सिर्फ हमारे साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, जैसे अभी बात की जनरल साहब ने कि चाइना जो है उनके लोग वहां के ऊपर जो है उन पे अटैक किया जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से ड्रोन स्ट्राइक हुई वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ये हमें पुश करने की जरूरत है, प्रेशराइज करने की जरूरत है कि जो रशियन चैनल है, चाइनीज है, ओआईसी के लीडिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उनके थ्रू मुझे लगता है तालिबान रजीम को जो है वो हम एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि यही तालिबान इंडिया के साथ दुबई डिप्लोमेसी करते हैं यूएई में बैठ के। तो हम यूएई के चैनल उस्मान साहब, आखिरी सवाल शॉर्ट आंसर दीजिएगा, फिर ब्रेक पे जाने। अफगान अवाम को तालिबान के साए से निजात मिलती हुई नजर आ रही है आपको? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की अवाम अभी भी सफर कर रही है अमेरिका में, इन्हीं तालिबान के खौफ की वजह से जो है वो जहाजों से अपना गिरे नीचे, और वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं थर्ड कंट्रीज में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी एक्शन लिया उसके बाद थर्ड कंट्रीज में हजारों अफगान फैमिलीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान में जो बैठे हुए अफगानी हैं, वो उनका सारा जो स्टेटस है वो बिल्कुल जो है ना एट हार्ट होके वो रुक गया हुआ है। और ये वो अफगानिस्तान के तालिबान को सोचना चाहिए, यूएस एड बंद होने के बाद उनकी तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी जो है वो कहत अपना ज़दा हो चुकी हुई है, लिविंग कॉस्ट वहां पे बढ़ चुकी हुई है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसके अंदर तालिबान जो है वो मामलात को उतनी संजीदगी से देख नहीं पा रहे, और डेफिनेटली वो सफर कर रहे हैं इधर भी उनकी अवाम। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो समरेज सालिक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जो वाकयात में इजाफा हुआ है और अफगान भारत का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के लिए कितना डेंजरस है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगान और तालिबान का जो गठजोड़ है ये ख़ित्ते के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। जनरल साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना वाक़यात में रोज़ बरोज़ कमी आने की बजाय इजाफा होता जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान में जो तंजीमें हैं वो ताने बाने उसके जुड़ रहे हैं भारत से। सर, अब करना क्या है? दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कैसे करना है? पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है अफगानिस्तान को लेकर, अफगानियों को लेकर, फिर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, सर इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी, आपको लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं? जवेरिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 तरह के फैक्टर्स हैं जो हमें बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। राइट। मैं ये समझता हूँ कि 4 मेन चैलेंजेस है इस वक्त पाकिस्तान के सामने। एक है कि वंस अगेन, जैसे 20वीं सदी में हुआ, 21वीं सदी में वी आर इन द सेंटर स्टेज ऑफ राइवलरी ऑफ चाइना एंड यूएस। ये खिताब इस तरीके से मर्ज हुआ है कि जैसे 20वीं सदी में हमने एक ही रोल प्ले किया और फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले किया, इस दफ़ा फिर हम उसी एक एम्ब्रोग्लियम में दसते चले जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारा बड़ा चैलेंज है इंडिया, जिसने मई में हमारे साथ एक मार्क आजमाई की और दोबारा से वो टू रीस्टार्ट ऑपरेशन वो जो उनका सिंदूर था। तीसरा हमारा चैलेंज पाकिस्तान, और अगर मैं इंटरनल की बात करूं, ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो है हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी। मेरे नज़दीक, जैसे पहले एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी बात की कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल। लेकिन हमें एक स्ट्रेंजमेंट नज़र आ रही है केपी के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की।
सो हमें मतलब वी मस्ट एडमिट कि हमारे इंटरनल फ्रंट के ऊपर एक सीरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, सो लैक ऑफ हार्मनी बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये चीजें सारी हम शक्ल कर रही हैं इन मीटिंग द एक्सटर्नल चैलेंजेस। अब दूसरी तरफ कि अफगानिस्तान जिसके साथ हमारी एस्ट्रेंजमेंट हुई, वो जो है वो जितना हमारे से दूर जाएगा उतना ही वो इंडिया के नजदीक जाएगा। सही। तो हम जो भी, क्योंकि हमें इंडिया इज स्टेयरिंग इनटू आवर आईज, हम जो भी करें हमें ये देखना है कि हम अपनी थ्रेट्स और चैलेंजेस को कम करें रादर देन हम उनको बढ़ाएं। सो मैं ये समझता हूँ कि मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, यूएस जो चाहता है कि ईरान में भी रिजीम चेंज हो, यूएस चाहता है कि अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हो, तो क्या हमने देखना है कि हमारे खित्ते के लिए, हमारे अपने मुल्क के लिए ये दोनों रिजीम चेंज होती हैं तो क्या रिजल्ट्स होंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है। सो मेरे नजदीक, जैसे मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ बैंकिंग ऑन द यूएस, वी मस्ट बैंक ऑन द जिन्होंने फ्यूचर में इस एरिया को देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। माजिद साहब, आपने पॉइंट रेज किया था और जनरल साहब ने उसे सेकंड भी किया है। सर, मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा के इंटरनल सूरत हाल पे बात करना चाहूँगी, वज़ीर आला केपी की बात करना चाहूँगी। वो ये कह तो रहे हैं कि दहशतगर्दी को शिकस्त देकर हर हाल में अमन को बहाल किया जाएगा। ये अल्फाज तो उन्होंने बोले बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए अमली इकदाम हो रहे हैं आपके ख्याल में? जी, मेरा ख्याल है इसके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए। एक तो ये है कि ये में इस मामले पर इख्तलाफ है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि जो प्रोविंशियल पुलिस है वो बिल्कुल कानून नाफने वाले इदारों के साथ है, शाना बशना है। उनके जो जितने भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर वो शामिल है। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन मुख्तलिफ है। ये जो पॉलिटिकल टीजिंग के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत को तंग करती है, वो एक अलग मामला है कि जिससे हुकूमत बदमज़गी का और परेशानी का शिकार हो जाती है। लेकिन जो पुलिस है वो ग्राउंड पे बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर मौजूद है और वो अपना किरदार अदा कर रही है। तो इसलिए एक तो ये चीज मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए कि जो गैप है वो इतना बड़ा नहीं है, बल्कि उसको खत्म किया जा सकता है। दूसरा मामला ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 10 से ज्यादा उनकी तादाद है। उसके बाद उन ऑपरेशंस की वजह से लोगों को घरों से निकलना पड़ा, मुहाजिर बनना पड़ा, सारा मामला हमारे सामने है। अब उसमें रीसेटलमेंट में बैड गवर्नेंस का मामला हो या इदारों की, सरकारी इदारों की नाअहली हो, सिविल इंतजामिया की बद इंतजामी हो, वो सारी की सारी रीसेटलमेंट बदकिस्मती से नहीं हो सकी। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन जो साबका फाटा है उसमें ऑपरेशन और उसके साथ जो जुड़ी मुश्किलात, उससे हम सब परेशान होते हैं, घबराते। ठीक है जनरल साहब, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जो वतन वापसी है उसका सिलसिला भी जारी है। हम ये देख रहे हैं कि वफाक और दीगर सूबे जो हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं और एक पेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा उस तरह से किरदार अदा नहीं कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए। सर, कितना नागुज़ीर है इस वक्त एक पेज पे होना? देखिए, मैं बहुत ज़रूरी है मेरे नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, और दूसरा जो हमारा प्रोविंस है बलूचिस्तान है। ये दोनों प्रोविंसेस का कोई भी जो सेंट्रल पॉलिसी बनाता है उसमें ऑन बोर्ड होना मस्ट है, वरना बहुत सीरियस डिस्कनेक्ट होगा। क्योंकि वो दे आर द पीपल जो कि ऑन ग्राउंड है, जो रियलिटीज को देख रहे हैं, जो वहाँ पे जो उनके चैलेंजेस हैं उनको देख रहे हैं। हमें पता है कि ये जो पाक अफगान बॉर्डर है इसके ऊपर देर आर सर्टन ट्राइब्स जो कि दोनों तरफ है। कई ऐसे भी गांव हैं कि जिनके सेंटर से जो है वो ये पाक अफगान बॉर्डर गुजरता है, तो वो डिवाइडेड है। मॉस्क जो है वो इस साइड पे है और गांव, आधा गांव जो है वो दूसरी साइड पे है। तो ये कुछ ऐसी रियलिटीज हैं और पिछले मैं समझता हूँ कि ओवर 7 डिकेड्स हमने ईजमेंट राइट्स दिए हैं ट्राइब्स को कि ये मूव कर सकते हैं दोनों तरफ पाक अफगान बॉर्डर के। तो इस वजह से उस सारे कल्चर को चेंज करना ओवरनाइट ये बहुत एक मुश्किल काम होगा। इट विल टेक टाइम। ऑल्दो हमने ये जो फाटा है उसको मर्ज कर लिया है मेन सूबे में, दैट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन ये कि जो
एक कल्चर डेवलप होया हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने अपने जो फेंस है उसको भी लगाई कोशिश की, फिर उसके अलावा हमने बॉर्डर कंट्रोल करने की बेहतर कोशिश की, लेकिन उसमें चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। मेरे नज़दीक जब तक केपी के गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं आते तो इन चैलेंजेस को एक अच्छे तरीके से नबर्द आजमाना। अफगान और भारतीय गठजोड़ के खिलाफ क्या आलमी बरादरी कोई आवाज़ उठा सकती है, और आलमी बरादरी का आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के चेहरे अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। भारत, अगर हम मार्का हक से अब तक की सूरत हाल देखें तो वो भी आया है, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी पूरी दुनिया देख रही है, तो आलमी बरादरी किरदार अपना कब अदा करेगी? क्योंकि खत्ते के लिए तो और पूरी दुनिया के लिए, आलमी अमन के लिए ये खतरा बने हुए हैं दोनों ममालिक। देखिए, ये तो एक रियलिटी है कि अफगानिस्तान एक दफा से फिर आमाज का बन रहा है दहशतगर्दों की। और ये जो मई के महीने में, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था इंडिया ने, उस वक्त हमें एक गठजोड़ नजर आया था इजराइल और इंडिया का, जो कि अभी भी कायम है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन इशू में और कश्मीर इशू में। सो अब अनफॉर्चुनेटली एक मुस्लिम कंट्री जो हमारा ब्रदर मुल्क है, जिसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और उनके साथ शाना बेशाना हमने उनके चैलेंजेस के लिए मतलब उनके साथ साथ लड़े हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की लैब में जा चुका है। और चूंकि हमारे से उसकी दूरियां हुई, हमारे से उसकी प्रॉब्लम्स हुई, वो इंडिया की तरफ जो है वो ग्रेविटेट हुआ। सो मैं समझता हूँ कि जब तक आलमी ताकतें ये रियलाइज नहीं करती कि ये गठजोड़ ना सिर्फ पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि उन्हें भी इम्पैक्ट कर रहा है, तब तक शायद इन चैलेंजेस को सही तरीके से ना निपटा जा सके। आलमी ताकतों को, particularly अमेरिका को, ये इंडिया को बावर करवाना चाहिए, जो कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कि उसने इस पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, और अब वो अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उन्हें चेकमेट कन्वेंशनल डोमेन में, रवायती जंग में, वो गैर रवायती जंग में अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान। तो हम ये दोनों को जब तक ये इनका नेक्सस ब्रेक नहीं करते विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। सही। माजिद साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपना पॉइंट रेस कर रहे थे। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत के हवाले से जो बात हो रही थी उसमें मामला यही है कि उसको जब हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, एक टाइमलाइन के साथ देखेंगे, तो फिर समझने में जरा आसानी होगी। तो अब इसको अगर मरकज ये चाहता है कि मामला किसी बेहतरी की तरफ जाए, तो वो महज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से रिलेटेड नहीं है। तहरीक इंसाफ की दीगर जो शिकायत है, मुकदमात है, वहां पर एक पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी का एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हटना बहुत जरूरी है। अगर सूबाई हुकूमत इस तरह हटदर्मी का शिकार रहेगी, या जिस तरह कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने तो उनको चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया है कि वो फ्रंट फुट पे खेले, तो फिर गवर्नमेंट के पास जो गवर्नर रूल की ऑप्शन है वो मौजूद है। और ये बात तो दुरुस्त है कि उससे बड़ी एक सियासी बदमज़गी होगी, परेशानी होगी, लेकिन बहरहाल अगर वो सूबाई हुकूमत से उसकी मंजूरी नहीं होती, तो जो पार्लियामान है जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली, अगर वहां से मंजूरी हो जाती है, तो एक तो ये बड़ा अजीबोगरीब सियासी वाकया होगा। दूसरा ये कि इससे तहरीक इंसाफ का जो एक आखिरी पॉलिटिकल फोर्ट्रेस है, मेरा ख्याल है वो भी उनका खत्म हो जाएगा। तो उनको उस मामले तक जाने से पहले थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए। और चूंकि मरकज के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा अथॉरिटी है, ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, तो उन्हें भी इसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल में बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि अच्छा माजिद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे होने की जरूरत है, लेकिन आपको रिजिड अप्रोच कहाँ पे लगती है, दोनों तरफ या एक तरफ? जी देखिए, ऑपोजिशन का मामला ये है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, ना तो उनके पास कोई वजारतें हैं, ना उन्होंने किसी को जवाब देना है। उनका डे वन से ये मौकफ है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत मिली है वो कोई सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए नहीं मिली, बल्कि इमरान खान की वजह से मिली है। तो एक तो उनको अपने इस नजरिए को दुरुस्त करना होगा कि आप को सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए।
ना तो आप अपने बानी को रिहा करवा सके हैं, ना आप अपना सूबा बेहतर कर सके हैं। तो अगर आप दोनों महाज पर फेल हो रहे हैं तो एटलीस्ट अपने सूबे के अंदर अपने आवाम के लिए तो कोई बेहतरी का सामान करें। तो उनको इस चीज को रियलाइज करना होगा। उसकी वजह ये कि ये जो जिस तरह की वहां से पॉलिटिकल एग्रेसिव थॉट्स आ रही हैं, उसको देख के ऐसे लगता है कि फिल वक्त तो मुझे सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। ठीक है जनरल साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी। अगर हम विफाक और सूबाई हुकूमत की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की हम बात करें, सूबाई हुकूमत जो आ रही है सुहेल आफरीदी, इनसे क्या तवक्कुआत हैं जो वाबस्ता की गई हैं, और आपको लगता है कि ये उन तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? और क्या दोनों साइड से आप ये समझते हैं कि एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए मुल्क के लिए, मुल्क के अमन के लिए, सूबे में जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए आपस में कुछ सेटलमेंट होनी चाहिए? जवेरिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो हम चाइना यूएस राइवलरी के सेंटर स्टेज में आ रहे हैं। सेकंड, इंडिया में आंखों में ताड़ रहा है। तीसरा, हमारे अफगानिस्तान के साथ इशूज हैं। इंटरनली हम डिवाइडेड हैं, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का मैं समझता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जड़ कहाँ है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई। क्या वो जड़ जस्टिफाइड थी, अनजस्टिफाइड थी? क्या उस जड़ को ठीक करने की जरूरत है या नहीं है? ये वो सवालात हैं जिनके हमने जवाब तलाश करने हैं। अब अगर और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो जो बड़ा होता है उसको बड़ापन डिस्प्ले करना पड़ता है। बड़ा जो है वो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो केपीके की गवर्नमेंट नहीं है, वो एक इकाई है पाकिस्तान की, और बड़ापन सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ापन मुझे आज तक नजर नहीं आ रहा। एक तरफ से अगर एक चीज एरो आता है तो दूसरी तरफ से दो एरोस जाते हैं। सो एक टिट फॉर टैट का माहौल है। कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही, कोई बुर्दबारी और समझ से काम नहीं लिया जा रहा। जनरल साहब, आपको लग रहा है कि ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं इसका फायदा एक्सटर्नल फैक्टर्स उठा रहे हैं? 100%। मैं कहूंगा कि मई में अगर इंडिया ने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करता हूं, तो जस्ट इमेजिन कि हमारी मई में क्या सिचुएशन थी। हम पॉलिटिकली डिवाइडेड थे, हम इकोनॉमिकली वल्नरेबल थे, हम इंटरप्रोविंशियल हार्मनी जो है वो नहीं थी, और हमारे मल्टीपल इश्यूज थे, जिसने मोदी को एम्बोल्डन किया कि ये वो टाइम है कि जब मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके उसकी चैलेंजेस को और बढ़ाता हूं। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमारे अंदर यूनिटी आई, यूनिफिकेशन आई। जो वो अचीव कर रहा था उसके ऑपोजिट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ कब तक हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के गिरबान को पढ़ते रहेंगे, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सारी हालत में हम अफगानिस्तान से भी निपट लेंगे और हम इंडिया से भी निपट लेंगे? मेरा ख्याल है कि अभी इट्स हाई टाइम कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को कम करना चाहिए, और वो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, और क्योंकि अहम रोल उनके पास है और अथॉरिटी भी उनके पास है, मुल्क के लिए, अपनी अमन के लिए, खित्ते की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट थे। अभी हमने बात करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस सम जा रही है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुलाकातों के हवाले से भी और पीटीआई की पॉलिटिक्स के हवाले से भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करें तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, इस पर जो क़यादत थी पीटीआई की, उन्होंने धरना दिया, एहतजाज किया, लेकिन फिर हमने देखा कि कल बानी की बहन उस्मा खान की मुलाकात हो गई। अब धरना तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि 7 दिसंबर को पेशावर में अवामी पावर शो होगा। माजिद साहब, एक तो ये कि जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद जो सेहत को लेकर र्यूमर्स थे वो तो दम तोड़ गए हैं, लेकिन बताया गया है कि बड़ा प्रेशराइज रखा गया है और टॉर्चर किया जा रहा है, और ये भी कहा है उन्होंने कि फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर जो है वो ज़्यादा बुरा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस समत जाती आपको दिखाई दे रही है निज़ामी साहब? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर तहरीक इंसाफ में भी और उससे बाहर बात होनी चाहिए कि ये कुछ अरसे बाद जो अफवाहों का सिलसिला और फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है,
कि जिसके अंदर बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन जब इमरान खान की बहनों से बात की जाए तो वो इस चीज़ से लाइल्मी का इजहार करती है और वो कहती है कि जब भी हमारी मुलाकात होती है, जिस्मानी तौर पर सेहत के हवाले से इमरान खान को कोई ऐसी परेशानी नहीं है और वो जो चाहते हैं वो जेल में बनवा लेते हैं, अपने पैसों से वो खर्च करते हैं और उसी से वो खाना बनवा लेते हैं, वर्जिश वगैरह भी करते हैं। तो ये जो मामला है, इसको मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को एज ए ओवरऑल इसको डील करना चाहिए कि उनको पार्टी के अंदर इस तरह की फेक न्यूज के ऊपर और इस तरह की अफवाहों के ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि इस सारे मामले में हुकूमत की जानिब से जो 1 महीना ये रवैया अपनाया गया कि चूंकि वहां पर पॉलिटिकल बातचीत होती है तो इसलिए हम मुलाकातों की इजाजत नहीं देंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने इमरान खान की उन बहन को इजाजत दी कि जो सबसे ज्यादा कम सियासी समझी जाती हैं। तो इसके बावजूद भी डेफिनेटली एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है, उसकी पार्टी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, तो वहां पर बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात होगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये एक गैर हकीकी मुतालबा है कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि वहां पर पॉलिटिक्स की बात ना हो। जब मियां नवाज शरीफ भी जेल में थे इमरान खान के दौर में, तो उनसे मुख्तलिफुल ख्याल लोग मिलते थे, पार्टी के बुकला मिलते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो मामला है उसके ऊपर हुकूमत को भी दोबारा सोचने की जरूरत है। अच्छा निजामी साहब, अब हम बात कर लेते हैं 7 दिसंबर को पेशावर में जो पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी वक्त है मफाहमत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए, और ये जो एहतजाजी सियासत है इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा इन्हें? देखिए, 7 दिसंबर की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो मेरा ख्याल है पावर शो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी लोकेशन पेशावर है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से इख्तलाफ हो और वो सखर में या हैदराबाद में जलसे का ऐलान कर दे, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। आज से पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने जितने भी जलसे किए हैं वो उनकी एक तंजीमी एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन उससे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं आई। ठीक है। तो इसलिए ये 7 दिसंबर का जलसा पेशावर में है, इसमें भी तकारीर के सिवा कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कहें कि जी हुकूमत परेशान हो। अच्छा निजामी साहब, एक मसला, एक शिकवा जो कारकुन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो एहतजाज हो चाहे वो कोई धरना हो, कारकुन पहुंच जाते हैं लेकिन क़यादत नहीं पहुंचती। अभी ये जो कल परसों एहतजाज था उसमें कारकुन ये कह रहे थे कि हम वहां पे थे लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं था, लीड करना था सुहेल आफरीदी साहब ने, वो वहां से गायब थे। देखिए, कारकुनों का जो मामला है वो भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी कि जिससे हुकूमत परेशान हो जाती और मामला जो है वो किसी अमनी की तरफ या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। जिस तरह कल भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल कमेटी तहलील करने का ऐलान किया है और कहा है कि जी सलमान अकबर राजा जो है वो मामलात को देखेंगे। तो जब तक एक यूनिफिकेशन नहीं आती तहरीक इंसाफ के अंदर, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा। और वो अपनी तरफ से तो ये कह सकते हैं कि जी हम पे हुकूमती दबाव है, रियासती इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलात में इजाफे की एक वजह ये भी है कि उनके पास एक मुतफिका पॉलिसी नहीं है कि वो किस हिकमत अमली पे चले और अपने लिए और अपने बानी के लिए कुछ ना कुछ आसानी हासिल करें। तो अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी तो फिर पेशावर में, डेरा इस्माइल खान में, जहां पे भी वो जलसा करेंगे वो 0 होगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा निजामी साहब, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, जो पुरानी क़यादत थी, अगर हम टू बी स्पेसिफिक बात करें, फवाद चौधरी साहब पिछले दिनों बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे और इससे पहले हमें लग रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो आएंगे और पार्टी को देखेंगे। पुरानी क़यादत और नई क़यादत के दरमियान ये जो आपस में टसलबाजी चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई अभी जो क़यादत मौजूद है उनमें इतने गट्स मौजूद हैं, इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो पार्टी के लिए, बानी के लिए कुछ कर सकें, या पुरानी क़यादत को आना पड़ेगा? देखिए, पुरानी क़यादत को इस वक्त इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं है। ठीक। इमरान खान यही चाहते हैं कि उन्हें जारहाना सियासत करने वाले वो जानिसार मुयस्सर हो कि जिनके जरिए वो अपनी पॉलिटिक्स कर सके। इसीलिए अली अमीन गंडापुर के, जिनको ये समझा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट और सूबाई हुकूमत के अंदर कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, उनको भी नापसंदीदा करार दे दिया गया। तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन में ये समझना कि शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी
कोई ऐसा रोल प्ले करेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान ये चाहते ही नहीं है कि उनकी जानिब से किसी मुफाहिमत की बात हो, क्योंकि जेल के अंदर से भी 29 दिन बाद भी उनका जो रवैया है, उनका जो लबो लहजा है, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आखिरी मुलाकात में था। तो इसलिए फिलहाल उन्हें मुफाहिमत की बात करने वाले, बीच बुचाव की, मुज़ाकरात की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने सुहेल आफरीदी और उनकी जो टीम है, जो जारहाना पॉलिटिक्स पे, एग्रेशन पे यकीन रखते हैं, उनको उन्होंने आगे किया हुआ। तो निज़ामी साहब, ये जो जारहाना सियासत की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, ये कितना फ़ायदा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि नुकसान ही दे रही है और बानी की रिहाई दूर दूर तक मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। तो वो लोग, वो धड़ा जो कहता है कि मफाहमत होनी चाहिए, कितना दुरुस्त है वो? देखिए, इसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि फिलहाल इमरान खान की जानिब से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही कि जिसमें हम ये दावा कर सके कि उन्हें कोई जेल से निकलने की जल्दी है। तो जब पार्टी क़यादत को ये बात बखूबी पता है, तो इसीलिए वो अपने इख्तलाफात इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, अपने नंबर बनाते हैं। मुख्तलिफ लॉबीज जो है वो इमरान खान से मिलने की कोशिश करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ग्रुपिंग है। उसकी वजह ये है कि वो शायद ये समझ चुके हैं कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके लिए कोई मुफाहिमत या कोई बैकडोर पॉलिसी अपनाई जाए, मुज़ाकरात किए जाए। तो जब वहां से उनको कोई ऐसा पैगाम नहीं मिल रहा, तो उसमें फिर हम ये देख रहे हैं कि फिर तहरीक इंसाफ के हर लीडर ने अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, जिसके अंदर वो अपनी पॉलिटिक्स करता है, अपना ग्रुप बना के रखता है, और सूबाई हुकूमत के अंदर अगर उसे इन्फ्लुएंस मिल जाए तो वो वहां पे अपने कुछ काम करवा लेता है। अच्छा निज़ामी साहब, फैसल वावडा साहब बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं मुलाकात के हवाले से भी। वो कह रहे हैं कि मुलाकात उन लोगों की दोबारा नहीं होगी, वकला की भी नहीं होगी। अगर कोई सियासी पैगाम उन्होंने दिया तो एक मामूल की मुलाकात होनी चाहिए। फिर गवर्नर राज को भी लेकर सख्त बातें की, वज़ीर आला KP को भी लेकर सख्त बातें की। किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फैसल वावडा के मामले में मुझे वो मिसाल याद आती है कि मशहूर इंडियन गुलकारा लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता था कि उनके गले में भगवान बोलता है। तो फैसल वावडा का मामला भी पाकिस्तानी सियासत में कुछ ऐसा ही है कि वो जो बात कर रहे होते हैं वो खुद नहीं कर रहे होते, बल्कि वो कहीं से कोई पैगाम आ रहा होता है। अच्छा। तो अगर कोई नाराजगी है, कोई सख्ती है, तो मेरा ख्याल है वो फैसल वावडा के जरिए कन्वे कर दी गई है। और आने वाली जो मुलाकातें हैं, अगर उन पर पाबंदी लगती है या उसमें कोई मुश्किल आती है, तो फिर ये तो 100% बात दुरुस्त होगी कि वाकई पैगाम रसानी का जो फरीजा है वो फैसल वावडा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा निज़ामी साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब आगे करना क्या है? उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपने तरीक़ाकार में तब्दीली लेके आनी चाहिए? और वो बयानियाँ जो अब तक वो लेके आज चल रहे हैं साथ, उन्होंने लग रहा है कि बिल्कुल हम दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। क्या उस बयानिए में तब्दीली नागुज़ीर नहीं हो चुकी? अभी तो तहरीक इंसाफ की पहली तरजीह यही है कि वो किसी ना किसी तरह अपने कारकुन को एक्टिव रखें, इंगेज रखें, और बतौर ऑपोजिशन हर उस मामले पर पॉलिटिक्स करें कि जिसमें हुकूमत को परेशानी का सामना हो। इससे बढ़कर मुझे उनका कोई हदफ नहीं लग रहा। और साल 2026 के अंदर भी अभी तक की ऐसी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये दावा कर सकूंगा कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी होगी। तो जब मामला यूं ही चलना है तो तहरीक इंसाफ ये इंतजार करेगी कि अभी बमुश्किल 2 साल हुए हैं इलेक्शंस को, उनके लिए एक बड़ा लंबा रास्ता है कि जिसमें उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव रखना है, अच्छी ऑपोजिशन करनी है, और उसी के बाद फिर वो इलेक्शन के आसपास कहीं अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सकेंगे। एक सूरत हो सकती है कि अगर हुकूमत वक्त में और दीगर इदारों के अंदर कोई इख्तलाफात की ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें कोई ऐसी दरार पड़ जाए, तो उससे तहरीक इंसाफ फायदा उठा सकती है। लेकिन अभी तक वाज़े तौर पर हमें कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर तो नहीं आ रही। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अजीत निज़ामी साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह के पानी।